काउंटिंग टेक्निक्स के ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही है। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात की है। काउंटिंग के प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर n अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स को r साइज के डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करना हो तो ऐसे कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। यानी अगर हमारे पास 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको 3 साइज के ग्रुप्स में अरेंज करना हो तो टोटल कितने डिफरेंट वेज में हम उनको अरेंज कर सकते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हम 3 डिफरेंट न्यूमरल्स लेते हैं 1, 2 एंड 3 और इन 3 डिफरेंट न्यूमरल्स में से इनकी मदद से हमने 2 डिजिट के नंबर्स फॉर्म करने हैं। तो ऐसे कितने हम नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। यानी 3 हमारे पास न्यूमरल्स मौजूद हैं, उन 3 न्यूमरल्स से हम 2 डिजिट के कितने नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। अगर वो नंबर्स 1, 2, 3 हैं तो 1, 2, 1 को पहले रखें 2 को बाद में रखें तो ये बनता है 12, ये एक नंबर है 2 डिजिट। इसी तरह 1 और 3 13, ये एक 2 डिजिट नंबर है। इसी तरह 2, 1 21, ये एक 2 डिजिट नंबर है। इसी तरह 2, 3 3, 1 एंड 3, 2, तो ये टोटल 6 डिफरेंट नंबर्स बन सकते हैं। यानी 6 डिफरेंट हमारे पास अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल हम कंसीडर ये कर सकते हैं कि फर्ज करें कि हमारे पास 3 कैंडिडेट्स हैं A, B और C। इन 3 कैंडिडेट्स में से हमने 2 का एक ग्रुप फॉर्म करना है। इन तीनों से हमने 2 बंदे हमने चूज करने हैं। तो कितने डिफरेंट वेज में हम वो 2 बंदे चूज कर सकते हैं, यानी 2 बंदों का हम ग्रुप बना सकते हैं। तो अगर वो ABC ये 3 अफराद हैं तो AB का ग्रुप बन सकता है, AC का ग्रुप बन सकता है, BC का ग्रुप बन सकता है। तो ये टोटल 3 ग्रुप्स ही बन सकते हैं। यहाँ अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि AB का एक ग्रुप बनेगा, BA का एक ग्रुप बनेगा, क्योंकि AB का ग्रुप हो या BA का ग्रुप हो ये बिल्कुल आइडेंटिकल बात है, बिल्कुल सेम बात है। ये 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स नहीं है, ये एक ही अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि इन दोनों केसेस में कि चाहे वो ऑब्जेक्ट्स न्यूमरल्स हों या वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो कैंडिडेट्स हों, यानी वो अफराद हों, दोनों का साइज जो है वो दोनों में जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो 3 थे और दोनों में जो ग्रुप्स का साइज बनाना था हमने वो दोनों में 2 था। लेकिन जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ रही है वो दोनों में डिफरेंट आ रही हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स आई हैं और सेकंड केस में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आई हैं वो है 3। तो ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस जो है वो ऑब्जेक्ट्स की नेचर की वजह से है। फर्स्ट केस में ये था कि वहाँ जो न्यूमरल्स हैं वो हमारे पास जो न्यूमरल्स हैं उनकी नेचर इस तरह है कि 1 और 2 का अगर हम नंबर बनाएं और 2 और 1 का नंबर बनाएं तो ये 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, यानी ये 2 डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी 1, 2 ये 12 है, 2, 1 ये 21 है। तो ये 2 डिफरेंट नंबर्स हैं, यानी 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। इसी तरह 2, 3 23 ये एक अलग नंबर है, 3, 2 32 ये एक डिफरेंट नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2, 3 और 3, 2 ये 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। इसी तरह 1, 3 और 3, 1 ये 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। तो ये है फर्स्ट केस में जहां पे जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आए हमारे पास 6 आए हैं। लेकिन सेकंड केस में देखें तो वहां पे 3 कैंडिडेट्स हैं A, B और C। तो वहां पे हमने 2 साइज का एक ग्रुप फॉर्म करना है। तो चाहे हम AB का ग्रुप फॉर्म करें या BA का ग्रुप फॉर्म करें तो ये 2 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है, बल्कि ये दोनों एक ही ग्रुप है। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास फर्स्ट केस हो, यानी हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स हों कि जिनके अरेंजमेंट्स में जो ऑर्डर है वो मैटर करता हो, यानी AB एक डिफरेंट अरेंजमेंट हो, BA एक डिफरेंट अरेंजमेंट हो, तो इस तरह जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हम मालूम करते हैं उसे हम कहते हैं परम्यूटेशंस या ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स तो नाम से ही जाहिर है, ऐसे अरेंजमेंट्स जिसमें ऑर्डर मैटर करता हो, यानी जिसमें ऑर्डर जो है वो एग्जिस्ट करता हो। जबकि जो हमारा सेकंड केस था जिसमें हमने 3 कैंडिडेट्स दिए और उनमें से 2 कैंडिडेट्स के सिलेक्शन की बात की, उनके ग्रुप बनाने की बात की, तो वहां पे उन कैंडिडेट्स के दरमियान जो है वो कोई ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है। एक ग्रुप अगर हमने फॉर्म करना है तो चाहे वो AB का ग्रुप है या BA का ग्रुप है, तो ये 2 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं कहला सकते, ये 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स नहीं कहला सकते। तो इसका मतलब यानी ये बना
कि अगर हमारे पास n ऐसे ऑब्जेक्ट्स हों और उन n ऑब्जेक्ट्स को हमने r साइज के ग्रुप्स में अरेंज करना हो और इन अरेंजमेंट्स के दरमियान यानी इन अरेंजमेंट्स के दरमियान जो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो ऑर्डर है वो एग्जिस्ट भी करता हो, तो इस तरह जो डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस को फर्दर समझने के लिए जरूरी है कि हमें मल्टीप्लिकेशन रूल का पता हो। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में इसके ऊपर बात भी कर चुके हैं। यहाँ इसका एक रिव्यू जो है हम इसको रिव्यू करते चलें। अगर हम 2 इवेंट्स की बात करें तो 2 इवेंट्स के लिए मल्टीप्लिकेशन रूल इस तरह बनता है कि अगर फर्स्ट इवेंट जो है वो m डिफरेंट वेज में अकर करता हो और एक सेकंड इवेंट हो वो n डिफरेंट वेज में अकर करता हो, तो फर्स्ट इवेंट और सेकंड इवेंट एक साथ जो है वो m टाइम्स n यानी m मल्टीप्लाई बाय n डिफरेंट वेज में अकर करेगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल है 2 इवेंट्स के लिए। इसी को यहाँ पे बयान किया गया है 3 इवेंट्स के लिए कि if one event can occur in m ways, second event in n ways and third event in r ways, then the 3 events can occur in m by n by r different ways। लेकिन यहाँ पे ये बात समझना बहुत जरूरी है कि तीनों इवेंट्स एक साथ जो है वो m टाइम्स n टाइम्स r डिफरेंट वेज में अकर कर सकते हैं। और ये भी ध्यान में रखें कि ये सिर्फ 3 इवेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि हम बिल्कुल इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 4 डिफरेंट इवेंट्स, 5 डिफरेंट इवेंट्स एंड सो ऑन। एक एग्जांपल भी है इसी मल्टीप्लिकेशन रूल के ऊपर कि it has 5 tops, 6 skirts and 4 capes from which to choose an outfit। यानी ये 3 डिफरेंट आइटम्स उसके पास मौजूद हैं, एक केप है, एक स्कर्ट है और कुछ टॉप्स हैं उसके पास। तो इनसे वो टोटल कितने जो है कंप्लीट ड्रेस वो है जो है वो फॉर्म कर सकता है या वो कर सकती है। तो उसके पास जो डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं वो ये है कि फर्स्ट इवेंट को हम कंसीडर कर सकते हैं सिलेक्शन ऑफ ए टॉप, सेकंड इवेंट हम कंसीडर कर सकते हैं सिलेक्शन ऑफ ए स्कर्ट और थर्ड इवेंट हम कंसीडर कर सकते हैं सिलेक्शन ऑफ ए केप। अब देखें कि टॉप्स जो है वो कितने डिफरेंट वेज में वो सिलेक्ट कर सकती है, तो वो 5 डिफरेंट वेज हैं। स्कर्ट्स जो है वो 6 डिफरेंट वेज में वो सिलेक्ट कर सकती है और कैप्स जो है उसके लिए उसके पास टोटल 4 ऑप्शंस हैं। तो इन तीनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक साथ यानी एट अ टाइम जो है इन तीनों में से एक अगर आइटम चूज करने के लिए उसके पास जो टोटल ऑप्शंस होंगे वो इन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन रूल, जो कि 5 टाइम्स 6 टाइम्स 4 है। 5 टाइम्स 6 इज 30, 30 टाइम्स 4 इज 120, यानी टोटल 120 डिफरेंट वेज में वो एक कंप्लीट आउटफिट बना सकती है, टॉप, स्कर्ट और केप। यानी इन तीनों की एक कॉम्बिनेशन जो है वो 120 डिफरेंट वेज में इस तरह की कॉम्बिनेशन बना सकती है। एक और टर्म है यहाँ पे, वो है फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एक ऑपरेशन है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के ऊपर, और इसको हम डिफाइन यूं कर सकते हैं कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। यानी 3 फैक्टोरियल मींस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 फैक्टोरियल इस चीज को कहेंगे हम। इसी तरह 4 फैक्टोरियल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, यानी 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 3 इज 12, 12 टाइम्स 2 इज 24 टाइम्स 1 is 24, यानी 4 factorial means 24। इसी तरह 5 factorial means product of first 5 natural numbers, यानी 5 times 4 times 3 times 2 times 1, और इन सब का जो प्रोडक्ट होगा 5 times 4 is 20 times 3 is 60 times 2 is 120, यानी 5 factorial means 120। तो ये एक ऑपरेशन है जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के ऊपर है। इसमें एक बेसिक रिजल्ट जो है हम ले लेते हैं, वो ये है कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, यानी 0 फैक्टोरियल को हम हमेशा 1 कंसीडर करते हैं। इसके ऊपर एक एग्जांपल भी है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पीपल बी अरेंज्ड इन अ रो। और ये एग्जांपल जो है बेसिकली फैक्टोरियल के बैकग्राउंड में या इसके ओरिजिन में जो प्रॉब्लम था जिसकी वजह से फैक्टोरियल का नोटेशन जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया, वो इस तरह के प्रॉब्लम्स वो इस तरह का ही एक प्रॉब्लम है
कि जिस तरह का ये प्रॉब्लम है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पीपल बी अरेंज इन अ रो, यानी 6 हमारे पास अफराद हैं, उनको हमने एक कतार में खड़े करना है। उस कतार के अंदर डेफिनेटली 6 डिफरेंट पोजीशंस हैं, उनमें से तो हम इन 6 अफराद को कितने डिफरेंट वेज में उनको अरेंज कर सकते हैं जब हम उनको एक रो के अंदर बिठाएं, यानी उसके अंदर जो पोजीशंस हैं वो भी हम मेंशन कर दें, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यानी 6 डिफरेंट यहाँ पे पोजीशंस हैं और हमारे पास अफराद जो हैं वो भी 6 हैं। अफराद को फॉर एग्जांपल हम कहेंगे ABCDEF, ये टोटल 6 अफराद हैं। अब आप ये कंसीडर करें कि फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास टोटल ऑप्शंस कितने हैं। फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं, क्योंकि टोटल अफराद हमारे पास 6 हैं, तो फर्स्ट पोजीशन हम फिल कर सकते हैं 6 डिफरेंट वेज में। इसी तरह सेकंड जो पोजीशन है उसको फिल करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस होती हैं 5, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन जब हम फिल करेंगे तब जाके हम सेकंड पोजीशन के ऊपर आएंगे। जब हम पहले पोजीशन पे एक फर्द को बिठा चुके होंगे तो सेकंड पोजीशन फिल करने के लिए हमारे पास 5 पीपल जो है वो बाकी बचते हैं, तो सेकंड पोजीशन के लिए टोटल ऑप्शंस हमारे पास है 5। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास टोटल ऑप्शंस बचते हैं 4 ऑप्शंस बचते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड पोजीशन ऑलरेडी 2 अफराद से फिल कर चुके हैं, तो 6 में से 2 अफराद अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो पीछे 4 अफराद बचते हैं और उन 4 पर्सन्स में से किसी एक पर्सन को हम थर्ड पोजीशन के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। इसी तरह फोर्थ पोजीशन फिल करने के लिए फिर हमारे पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। इसी तरह फिफ्थ पोजीशन फिल करने के लिए हमारे पास 2 होंगे, सिक्स्थ पोजीशन के लिए हमारे पास 1, और अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन रूल हमारे पास 6 डिफरेंट पोजीशंस हैं। उनको हम 6 डिफरेंट इवेंट्स कंसीडर कर सकते हैं और हर इवेंट के अकरेंस की डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यानी फर्स्ट पोजीशन जो है फिल करने के लिए जो इवेंट है उसके लिए टोटल ऑप्शन 6 हैं, सेकंड के लिए 5 हैं, थर्ड के लिए 4 हैं, फोर्थ के लिए 3 हैं। इसी तरह जो टोटल हमारे पास अरेंजमेंट बन सकती हैं मल्टीप्लिकेशन रूल के तहत वो इन सब का प्रोडक्ट होगा, यानी 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 विच इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 6 टाइम्स 5 इज 30 times 4 is 120, 120 times 3 360 and 360 times 2 is 720। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 फैक्टोरियल मींस 720 डिफरेंट वेज में हम 6 पर्सन्स को एक लाइन में जो है उनको अरेंज कर सकते हैं 720 डिफरेंट वेज में। इसी तरह के और एग्जांपल है कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ ओनली 3 ऑफ देम आर चूजन। अगर हम उन सब अफराद को जो है एक साथ चूज ना करें, यानी 6 उस रो के अंदर हम 6 अफराद को ना बिठाएं बल्कि 3 अफराद यानी 3 पर्सन्स का एक रो अगर हम फॉर्म करना चाहें तब हमारे पास कितने डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 3 पोजीशंस होंगी, यानी 3 डिफरेंट इवेंट्स होंगे, फर्स्ट पोजीशन सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पोजीशन फिल करने के लिए हमारे पास टोटल 6 अफराद अवेलेबल हैं, सेकंड पोजीशन फिल करने के लिए हमारे पास 5 अवेलेबल हैं क्योंकि एक ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन ऑक्युपाई कर चुका होगा। इसी तरह थर्ड पोजीशन ऑक्युपाई करने के लिए हमारे पास 4 अफराद जो है वो बाकी बचेंगे क्योंकि 2 पहले ही 2 पोजीशंस ऑक्युपाई कर चुके होंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल या लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स को शो करेगा कि जब हम 6 अफराद को 6 अफराद को जो है वो 3 साइज का एक रो में अरेंज करें। तो अब हम बात कर सकते हैं परम्यूटेशंस के ऊपर कि जिसको हम फॉर्मली डिफाइन करते हैं डिस्टिंक्टली ऑर्डर्ड सेट्स आर कॉल्ड अरेंजमेंट्स और परम्यूटेशंस। हमने पहले भी बात की है कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और r साइज के ग्रुप्स में उनको अरेंज करना है, ये दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पे ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ऑर्डर जो है वो मैटर करता हो, वहां पे ऑर्डर एग्जिस्ट करता हो। यानी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं 4 ऑब्जेक्ट्स हैं A B C and D, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और हम साइज 2 के ग्रुप्स अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसमें A B का एक ग्रुप हो और B A का जो ग्रुप है वो डिफरेंट हो, यानी A B अरेंजमेंट एक डिफरेंट हो और B A अरेंजमेंट एक डिफरेंट अरेंजमेंट हो, यानी A B और B A 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हों, 2 डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स हों। ऐसी सिचुएशन में
जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होती हैं उनको हम कहते हैं परम्यूटेशंस। और परम्यूटेशंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है। उसके लिए नोटेशन हमारे पास है वो NPR, N परम्यूटेशन R, जहां पे N नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है और R जो है वो साइज ऑफ ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है कि N हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको किस साइज के ग्रुप्स में हमने अरेंज करना है, तो उन ग्रुप्स के साइज को हम R से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल 3 न्यूमरल्स हैं, यानी 3 न्यूमरल्स हैं और इन 3 न्यूमरल्स में से हमने 2 डिजिट के नंबर्स फॉर्म करने हैं, तो टोटल कितने नंबर्स हम फॉर्म कर सकते हैं, यानी 1 2 3 ये 3 हमारे पास न्यूमरल्स हैं और इनमें से 2 डिजिट के नंबर्स फॉर्म करने हैं, जैसे 1 2 12 1 3 1 4 सॉरी 1 2 1 3, इसी तरह 2 1 2 3, इसी तरह 3 1 एंड 3 2। तो ये टोटल जो है वो हमारे पास अरेंजमेंट्स हो सकती हैं और ये टोटल अरेंजमेंट्स हमारे पास 6। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हों और 2 साइज के ग्रुप्स अगर हमने फॉर्म करने हैं जबकि उनके अंदर ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, तो टोटल इस तरह के 6 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। और बाय फार्मूला भी हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करें? 3 परम्यूटेशन 2 जो कि बराबर होगा 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स यानी 3 2 1 जो कि 6 होगा, डिवाइड बाय 3 माइनस 2, 1 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल होता है 1, तो 6 डिवाइड बाय 1 इज 6। तो ये इस फॉर्मूले से भी ये वेरीफाई हो रहा है। परम्यूटेशन के ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं हम, और वो ये है कि a math debating team consists of 4 speakers. In how many ways can all 4 speakers be arranged in a row for a photo shop? ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि हमारे पास 4 मैथमेटिशियंस हैं, उनको हमने किसी एक रो में उनको अरेंज करना है, उनको प्लेस करना है या इनको बिठाना है एक फोटो सेशन के लिए। तो अगर हम टोटल 4 अफराद हैं तो 4 डिफरेंट पोजीशंस होंगी हमारे पास। फर्स्ट पोजीशन के ऊपर इन चारों में से जो है वो कोई भी एक जो स्पीकर है वो आ सकता है। तो फर्स्ट पोजीशन फिल करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे, सेकंड पोजीशन फिल करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस होंगे, थर्ड पोजीशन के लिए 2 ऑप्शंस और लास्ट पोजीशन के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा। तो उन सबको एट ए टाइम बिठाने के लिए, उन सबको एट ए टाइम अरेंज करने के लिए जो टोटल डिफरेंट वेज हमारे पास हो सकते हैं वो इन सब का प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल। और चूंकि ये 4 3 2 1 ये क्या है, ये फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है और फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट को हम लिखते हैं 4 फैक्टोरियल, और जो कि है 4 फैक्टोरियल। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी नोट करें कि फैक्टोरियल और परम्यूटेशन के दरमियान एक रिलेशनशिप भी है। रिलेशनशिप इस तरह है कि अगर हम परम्यूटेशंस में यानी नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऐसी सिचुएशन में मालूम करें कि जितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, जो साइज ऑफ ग्रुप है वो भी नंबर ऑफ अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स के बराबर हो, यानी 4 ऑब्जेक्ट्स हों और 4 साइज के ही हमने ग्रुप्स फॉर्म करने हैं, या 5 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 5 साइज के ही ग्रुप्स हमने फॉर्म करने हैं। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो उनकी तादाद हमेशा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के फैक्टोरियल के बराबर होगी। इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास, हाउ मेनी वेज कैन द कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बी चूजन, यानी एक टीम है उसके कैप्टन और वाइस कैप्टन को हम कैसे चूज कर सकते हैं, यानी टोटल 4 स्पीकर्स हैं तो 4 स्पीकर्स में से हमने 2 अफराद हमने चूज करने हैं, यानी हमारे पास 2 पोजीशंस हैं। फर्स्ट पोजीशन के लिए 4 स्पीकर्स हैं तो उनमें से कोई एक भी आ सकता है, तो फर्स्ट पोजीशन के लिए हमारे पास टोटल डिफरेंट वेज हैं 4, और सेकंड पोजीशन के लिए जाहिर है अगर एक उनमें से फर्स्ट पोजीशन ऑक्युपाई करेगा तो रिमेनिंग जो स्पीकर्स होंगे वो 3 होंगे, तो सेकंड पोजीशन पे उन 3 में से कोई एक फर्द आ सकता है, तो सेकंड पोजीशन के लिए टोटल ऑप्शन है वो हमारे लिए 3 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास ऑप्शंस होंगे या नंबर ऑफ वेज होंगे इन दोनों की चॉइस के लिए, इन दोनों की सिलेक्शन के लिए, वो 4 टाइम्स 3 जो कि 12 के बराबर है। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये है कि फ्लटर ऑन द हॉर्सेस, देयर आर 7 हॉर्सेस इन अ रेस, इन हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर्स कैन द हॉर्सेस फिनिश, यानी हमारे पास 7 डिफरेंट हॉर्सेस हैं जो किसी रेस कोर्स में वो रन कर रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं किसी कंपटीशन में। तो
हमने कैलकुलेट ये करना है कि वो कितने डिफरेंट वेज में जो है वो फिनिश कर सकते हैं, यानी उस रेस की जो एंडिंग हो सकती है वो कितने डिफरेंट वेज में हो सकती है। यानी ये है कि अगर हम नंबरिंग करें उन हॉर्सेस की, यानी कि H1, H2, H3 यानी अप टू H7, तो क्योंकि टोटल 7 हॉर्सेस हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा हॉर्स आ सकता है, H1 भी आ सकता है, H2 भी, H3 भी, H4 भी, कोई एक आ सकता है। इसी तरह सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ अप टू 7 पोजीशन तक। तो ये इस तरह जो टोटल पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, वो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो उनको भी हम बिल्कुल इसी फॉर्मूले से, इसी परमुटेशन और फैक्टोरियल के फॉर्मूले से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे टोटल पोजीशंस हमारे पास 7 होंगे, क्योंकि 7 हॉर्सेस हैं तो 7 डिफरेंट पोजीशंस उनकी बन सकती हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो टोटल 7 में से कोई एक हॉर्स जो है वो फर्स्ट पोजीशन ऑक्युपाई करेगा। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए टोटल हमारे पास ऑप्शंस हैं 7। सेकंड पोजीशन के लिए हमारे पास ऑप्शंस होंगी 6, क्योंकि एक हॉर्स फर्स्ट पोजीशन ऑक्युपाई करेगा तो सेकंड पोजीशन के लिए जो कैंडिडेट्स होंगे वो 6 हॉर्सेस होंगे। इसी तरह थर्ड पोजीशन के लिए 5 होंगे, क्योंकि 2 हॉर्सेस फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन ऑक्युपाई कर चुके होंगे। इसी तरह फोर्थ पोजीशन के लिए हमारे पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, फिफ्थ पोजीशन के लिए 3, सिक्स्थ पोजीशन के लिए 2 और सेवंथ पोजीशन के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा। तो इस तरह जो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होंगे वो होंगे 7 टाइम्स 6, 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, जो कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स है, जिसको हम 7 फैक्टोरियल कहते हैं। और इसको हम कैलकुलेट करना चाहें तो इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अरेंजमेंट्स के अंदर एक और केस ये हो सकता है कि अगर हमारे पास n टोटल अरेंजमेंट्स हैं, सॉरी n टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हमने r साइज के ग्रुप्स में अरेंज करना है, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिपीटेड हों, यानी सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट ना हो, बल्कि कुछ ऑब्जेक्ट्स उनमें सेम हों। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ हमारे पास अल्फाबेट्स, सॉरी कुछ हमारे पास इंग्लिश लेटर्स हैं, जैसे A, B, C, A इस तरह, या A, B, C। तो ये टोटल A ये 2 हो गए, B 3 हो गए और C ये 2 5। टोटल हमारे पास 5 लेटर्स हैं और उन 5 लेटर्स में से फॉर एग्जांपल 3 साइज के हमने वर्ड्स बनाने हैं, ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिनमें 3 लेटर्स हों। तो इस तरह के कितने हम टोटल वर्ड्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह है कि यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपस में बिल्कुल सेम है। यानी A जो है, A और A 2 दफा रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A और A ये 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। इसी तरह A और B एक अलग है, लेकिन C और C हमने कहा कि C भी 2 दफा यहाँ पे आया है, तो C ये भी यहाँ पे रिपीटिशन है। तो ऐसी सिचुएशन में हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे मालूम कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला मौजूद है मैथमेटिकल, और वो ये है कि अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हों और उसके अंदर जो सेम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट जो है वो x टाइम्स रिपीट हुआ है, एक ऑब्जेक्ट y टाइम्स रिपीट हुआ है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो z टाइम्स रिपीट हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास होंगी वो होंगी n फैक्टोरियल ओवर x फैक्टोरियल, y फैक्टोरियल एंड z फैक्टोरियल। इसके लिए एग्जांपल यही हो सकता है कि अगर हमारे पास टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से 2 ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो 2 दफा रिपीट हुए हैं। जैसे कि हमने अपने एग्जांपल में बात की कि हमारे पास 5 लेटर्स हैं और वो 5 लेटर्स किस तरह हैं, A, B, C। तो यहाँ देखें A 2 दफा रिपीट हुआ है और C वो भी 2 दफा रिपीट हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम 3 लेटर के वर्ड्स बनाना चाहें तो कितने वर्ड्स बना सकते हैं, या अगर हम इन सब को जो है वो 5 लेटर्स का ही अगर हम अरेंजमेंट्स अगर हम बनाना चाहें तो इस तरह के कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है n फैक्टोरियल, x फैक्टोरियल, y फैक्टोरियल एंड z फैक्टोरियल। तो चूंकि हमारे पास
3 डिफरेंट लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे बल्कि हमारे पास 2 डिफरेंट लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। तो टोटल लेटर्स हमारे पास थे 5, तो ये होगा 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल बनता है 120 और ये 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल ये बनता है 4। अगर 120 को हम 4 पे डिवाइड करें तो ये 30 बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास टोटल 5 लेटर्स हैं और उनमें से 2 लेटर्स रिपीटेड हैं, ट्वाइस रिपीटेड हैं दोनों, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो हमारे पास हो सकती हैं वो 30 हो सकती हैं। एक एग्जांपल भी है इसके ऊपर, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड PARRAMATTA आर पॉसिबल। अब देखें ये एक वर्ड है पैरामीटर, तो इसके अंदर टोटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पहले हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल हमारे पास लेटर्स हैं 10 और इनके हमने अरेंजमेंट्स बनाने हैं, लेकिन इन अरेंजमेंट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन लेटर्स में जो लेटर्स हैं, इन ऑब्जेक्ट्स जिनको हमने लेटर्स को जो हमने ऑब्जेक्ट्स कहा हुआ है वो टोटल कितने हैं कि 10 लेटर्स हैं और उनमें से कुछ रिपीटेड हैं। जैसे आर देखें 1 2 आर 2 टाइम्स रिपीट है। पी देखें पी 1 टाइम्स रिपीट है, यानी पी तो हम ये कह सकते हैं यहाँ रिपीट नहीं है, पी एक डिस्टिंक्ट लेटर है। लेकिन ए देखें 1 2 3 4, ए जो है वो 4 टाइम्स रिपीट है और आर जो है वो 2 टाइम्स रिपीट है। एम में कोई रिपीटिशन नहीं है, टी जो है वो भी ट्वाइस रिपीटेड है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो कौन सा था, वो ये था कि n फैक्टोरियल ओवर x फैक्टोरियल y फैक्टोरियल z फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 ऑब्जेक्ट्स जो है वो उनमें रिपीटिशन है। इसको हम कहते हैं x, इसको कहते हैं y, इसको कहते हैं z। तो x जो है वो 4 टाइम्स रिपीटेड है और y जो है वो 2 टाइम्स और z जो है वो भी 2 टाइम्स। तो जो फॉर्मूला था हमारा n फैक्टोरियल ओवर x फैक्टोरियल y फैक्टोरियल z फैक्टोरियल, तो ये बनेगा 10 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, जो कि 37800 के बराबर है। इसके बाद एक और केस हम डिस्कस करते हैं, अरेंजमेंट्स विद रिस्ट्रिक्शंस, यानी ऐसी अरेंजमेंट्स यानी जिसमें कुछ अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हों और एक डिफरेंट साइज के हमने अरेंजमेंट्स उनकी बनानी है या ग्रुप्स में उनको अरेंज करना है, लेकिन उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हों, कुछ एक्स्ट्रा कुछ कंडीशंस भी हों। तो ऐसी सिचुएशन में हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे मालूम करते हैं, उसको समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रिमांड आर पॉसिबल इफ दे हैव आर ई टुगेदर इन ऑर्डर। यानी हमारे पास एक वर्ड है रिमांड, इसके अंदर कुछ लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 लेटर्स हैं। इनके हमने टोटल अरेंजमेंट्स बनानी है, लेकिन उस अरेंजमेंट के लिए एक चीज का ख्याल ये रखना है कि आर और ई को हमने एक साथ ही रखना है। यानी टोटल यानी हम ये अरेंजमेंट नहीं बना सकते कि RMEAND, ये अरेंजमेंट हम नहीं बना सकते, ये अरेंजमेंट अलाउड नहीं है। हमने जो भी अरेंजमेंट बनाना है उस अरेंजमेंट के अंदर आर और ई इन दोनों को एक साथ होना चाहिए और वो भी इसी ऑर्डर में। तो ऐसी सिचुएशन में हम फिर क्या कर सकते हैं, तो उसके समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि आर ई इन दोनों को हम ग्लू करते हैं, यानी इन दोनों को हम जोड़ के यूं समझते हैं, क्योंकि इन दोनों को हमने अलग नहीं करना है, तो हम इन दोनों को पहले ग्लू करते हैं। ग्लू करके इन दोनों को हम इन एक ही ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, ट्रीट करेंगे इन दोनों को, मतलब ग्लू करके इन दोनों को क्लोज करके एक ही ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करेंगे। तो बाकी हमारे पास 1 2 3 एंड 4, बाकी हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और ये एक 5 ऑब्जेक्ट्स। अब हम इनको 6 ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि 5 ऑब्जेक्ट्स इनको कंसीडर करेंगे। तो अब देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास कितनी हो सकती हैं। तो टोटल हमारे पास जो 5 पोजीशंस हैं और फर्स्ट पोजीशन के ऊपर डेफिनेटली 5 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, सेकंड के लिए 4 ऑप्शंस हैं, थर्ड के लिए 3 ऑप्शंस हैं, इसी तरह फोर्थ के लिए 2 ऑप्शंस हैं और फिफ्थ के लिए 1 ऑप्शन है। तो टोटल ऑप्शंस हमारे पास हो सकती हैं 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 या 5 फैक्टोरियल, या हम ये कह सकते हैं कि 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और 5 साइज के ही हमने अरेंजमेंट्स बनानी है। तो ये बनेगा हमारे पास 5 परम्यूटेशन 5, जो कि बाय फार्मूला हम सॉल्व करते हैं 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 यानी 0 फैक्टोरियल, जो कि 120 के बराबर है। इसी तरह सेकंड केस देख लें
they have REM together in any order। इस केस में हमने ये करना है कि जो टोटल हमारे पास 6 जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी 6 जो लेटर्स हैं उनकी अरेंजमेंट्स बनानी है, लेकिन उनमें जो REM है इन तीनों को हमने एक साथ रखना है। एक बात तो यह कि इन तीनों को एक साथ रखना है, और दूसरा ये कि इन तीनों का ऑर्डर बेशक हम चेंज कर सकते हैं, यानी REM जो है इनको साथ ही रखना है हमने, लेकिन इनका ऑर्डर बेशक चेंज हो सकता है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि REM इसके टोटल कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है कि ये हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 3 साइज के टोटल कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास 3 परम्यूटेशन 3, या जिसको हम 3 फैक्टोरियल कह सकते हैं। तो REM के टोटल अरेंजमेंट बन सकते हैं 3 परम्यूटेशन 3। और दूसरा काम हमने क्या करना है कि टोटल हमारे पास जब हम इन तीनों को ग्लू करेंगे, क्योंकि इन तीनों को हमने अलग अलग नहीं करना है, इन तीनों यानी ऐसे अरेंजमेंट्स बनाने हैं जिनमें ये तीनों बिल्कुल एक साथ हों। तो इस सिचुएशन को फुलफिल करने के लिए हम इन तीनों को एक सिंगल जो ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। इनके अलावा जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो लेटर्स हैं, उनको हम डिफरेंट लेटर्स कंसीडर करेंगे। तो REM ये एक ऑब्जेक्ट हुआ, A दूसरा हुआ, N तीसरा और D चौथा। तो हमारे पास 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, और 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के हमने टोटल अरेंजमेंट्स बनानी है। तो वो टोटल अरेंजमेंट बन सकती हैं 4 परम्यूटेशन 4। तो जो प्रोडक्ट लॉ था वो ये कहती है कि अगर एक इवेंट जो है वो n डिफरेंट वेज में अकर कर सकता है और दूसरा इवेंट m डिफरेंट वेज में अकर कर सकता है, तो दोनों एक साथ n टाइम्स m डिफरेंट वेज में अकर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 2 डिफरेंट वेज हैं, सॉरी यहाँ पे भी 2 डिफरेंट इवेंट्स हैं। पहला इवेंट जो है वो REM है, इसके टोटल अरेंजमेंट्स कितने बन सकते हैं, और दूसरा इवेंट ये है कि ये जो REM और AND इन चारों के टोटल कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो REM के अरेंजमेंट बन सकते हैं 3 परम्यूटेशन 3, और इन चारों के टोटल अरेंजमेंट बन सकते हैं 4 परम्यूटेशन 4। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, जो कि 144 है। आखिर में हम बात करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट्स के ऊपर। सर्कुलर अरेंजमेंट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं और हमने उनको अरेंज करना है किसी रो में नहीं, बल्कि एक सर्कुलर जो शेप में अगर हमने उनको अरेंज करना है, किसी सर्कल में उनको अरेंज करना हो, तो ऐसी सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बनेंगी। तो यहाँ ये बात नोट करने की है कि अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को एक रो में, स्ट्रेट रो में उनको अरेंज करें और या उनको सर्कुलर वे में उनको अरेंज करें, तो दोनों में नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो है वो टोटली डिफरेंट आएंगे। बेशक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं वो दोनों केसेस में डिफरेंट हैं। तो स्ट्रेट रो में जो अरेंजमेंट्स हैं उनके ऊपर तो हमने बात की है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमको सर्कुलर वे में अरेंज करना हो तब कितनी टोटल अरेंजमेंट बन सकती हैं। तो वो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो इस तरह के अरेंजमेंट्स को हम कहते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट्स या सर्कुलर परम्यूटेशन कहते हैं। और ये परम्यूटेशंस हम कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल, यानी अगर हमारे पास n टोटल अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं और उन n ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर वे में अरेंज करना हो, तो इस तरह टोटल हमारे पास अरेंजमेंट्स बन सकती हैं n-1। यानी अगर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं A, B और C और उनको सर्कुलर वे में अरेंज करना हो, तो 3-1 यानी 2 फैक्टोरियल यानी 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। तो यहाँ फिगर के अंदर देखें, हमारे पास टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स हैं A, B, C, D और E। इनको अगर सर्कुलर वे में अरेंज करना है तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास 5-1 यानी 4 फैक्टोरियल के बराबर होंगे। और 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, यानी अगर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं इनको सर्कुलर वे में अरेंज करना है तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास हो सकती हैं 5-1 यानी 4 फैक्टोरियल यानी 24।